Okay. Okay. Hello, scholars. This is your educator Deepak Satwani, and today we are going to discuss about accounting ratio analysis. So, accounting ratio analysis is subtopic of a major topic of analysis of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी में एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका एक सब टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। तो ये अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस लिटरली हमारी तीन वर्ड से बना है। पहला है अकाउंटिंग, दूसरा है रेशियो और तीसरा है एनालिसिस। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है रेशियो। तो इस पूरे चैप्टर में हम रेशियो को ही देखने वाले हैं कि क्या क्या रेशियो होते हैं, कौन कौन से तरीके के होते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं। तो रेशियो का लिटरल मीनिंग तो शायद एवरी सबको पता ही होगा, बिकॉज रेशियो एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ सब में अपने रेशियो को पढ़ाई है। लेकिन एक बार फिर भी रेशियो का लिटरल मीनिंग देखते हैं कि रेशियो की एक जनरल डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, रेशियो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम। इस पूरी लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम, मतलब किन्हीं भी दो इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम्स के बीच में एक्सप्रेशन बताना, मतलब किसी भी दो इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना, वो क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसका अगर जनरल लाइफ में एग्जांपल दूँ, जैसे मेरी एज है 22 और मान लो कि मेरी फ्रेंड की इनकम है 50,000। तो ये क्या है ना, इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम है? नहीं, ये इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम नहीं है, क्योंकि देखो मेरी एज और मेरे फ्रेंड की इनकम का कोई मेल ही नहीं है। क्योंकि मेरी एज बढ़ेगी या कम होगी तो उससे मेरे फ्रेंड की इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी एज और मेरा वेट, मान लो मेरी एज है 22 और मेरा वेट है 70 या 75, तो मेरी एज और मेरा वेट क्या है? इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए कि मेरी एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो मेरा वेट कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उस अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम है। तो रेशियो किसी दो इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम के बीच में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना कि ऐसे दो आइटम के बीच में जो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। उन दोनों के बीच में रेशियो कैलकुलेट करने का कोई पर्पस ही नहीं होगा। फिर दूसरे हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग रेशियोज, मतलब ऐसे रेशियो जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर कैलकुलेट किया जाए, उनको क्या कहेंगे? अकाउंटिंग रेशियोज। अब देखो, अकाउंटिंग रेशियोज क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, ये क्या होते हैं, उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी एक कंपनी है, जैसे रिलायंस, रिलायंस मान लेता हूँ मैं। अब रिलायंस के क्या होते हैं? ईयर एंड पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं 31 मार्च को। क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग पेंडल बनता है, ठीक है, बैलेंस शीट बनती है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो मैं किसी लेमन लैंग्वेज, मतलब किसी लेमन को वो दे देता हूँ उनकी बैलेंस शीट, और उसमें वो बैलेंस शीट में दिखेगा टर्म क्या क्या है। उसको दिखेगा इसमें करंट असेट है, उसको दिखेगा इसमें फिक्स असेट है, उसको दिखेगा बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ है, लोन्स है, कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। लेकिन वो इनका मीनिंग क्या निकाल पाएगा? कुछ भी मीनिंग नहीं निकाल पाएगा। तो हमें उन दो आइटम के बीच में रिलेशन एक सेटअप करना पड़ेगा कि मान लो कि मेरी कैश सेल्स टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो एक तरीके का क्या हो गया? ये रेशियो हो गया, जो कि हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरा एक बिजनेस है जो कि रेस्टोरेंट का बिजनेस है। तो मैं देखूंगा कि मेरी कैश सेल कितनी है। मान लो कि मेरी टोटल सेल्स है 1 करोड़, उसमें मेरी कैश सेल्स है 75 लाख, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट का बिजनेस है और रेस्टोरेंट के बिजनेस में लोग आएंगे, कैश ऑर्डर देंगे, कैश लूंगा मैं उनसे और उनको ऑर्डर डिलीवर करूंगा। मतलब मेरा मेजर जो बिजनेस होगा वो मेरा कैश में होगा। अब मेरी कैश सेल्स को मेरे किसी फ्रेंड का जो बिजनेस है, मान लो कि उसकी स्टील का बिजनेस है, उससे कंपेयर करना, उसकी कैश सेल से कंपेयर करना, मतलब मेरे रेस्टोरेंट के बिजनेस की कैश सेल्स सामने वाले की कैश सेल्स से कंपेयर करना इज़ नॉट एन गुड आइडिया, क्योंकि सामने वाले का बिजनेस अलग है। उसको जितना ही पेमेंट रिसीव होता होगा वो बैंक या एनईएफटी में रिसीव्ड होता होगा। तो मेरी कैश सेल्स को सामने वाली कैश सेल्स से कंपेयर नहीं करना है, मुझे मेरी कैश सेल्स को मेरी टोटल सेल्स से कंपेयर करना है। मान लो मेरी मेरी जो कैश सेल है, मेरी टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज है। मेरी कैश सेल्स है कितनी? 75 लाख, और मेरी टोटल सेल्स कितनी है? 1 करोड़। तो उसका कितना परसेंट हो गया? वो उसका 75% हो गया, ठीक है। तो अपन इसी तरीके से आगे और भी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। अब रेशियोज कई तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो होता है ना, जिस पर जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। तो रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या कहता है? रेशियो विच मेजर द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, मतलब सीधे सीधे लाइन होगी। लिक्विडिटी रेशियो क्या करते हैं? लिक्विडिटी को मेजर करते हैं। अब इसमें लिक्विडिटी क्या है, यही तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, लिक्विडिटी टर्म ऐसे समझो, इट मीन्स व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिजनेस इफ इट हैज टू मीट ऑल इट्स करंट लायबिलिटीज टुडे। देखो इस लाइन को छोड़ो, आप समझो, मान लो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, उसमें मेरे पास है कैश 10,000 है, और करंट असेट में सिर्फ मेरे पास कैश पड़ा है, और मेरे क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, और मेरा जो अकाउंट्स पेबल है, ठीक है, मतलब बिल्स पेबल है, वो है मेरे 50,000 के। मतलब मुझे कुल 1 लाख की मेरी करंट लाइबिलिटी है, और जबकि मेरे पास कैश 10,000 ही पड़ा है। मान लो कि सारे के सारे क्रेडिटर्स तो सारे के सारे बिल्स पेबल आज ही आ गए कि हमें आज ही पैसा दो, तो मैं क्या उनकी लाइबिलिटी मीट कर पाऊंगा? क्या मुझे 1 लाख, मैं क्या मैं उनको 1 लाख रुपए दे पाऊंगा?
मैं उनको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास है ही 10,000। तो मुझे उनको 1 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा और मैं क्या हो जाऊंगा, मेरे पास शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, कितने 90,000 की शॉर्टेज हो जाएगी। अब इसी के लिए ही हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। देखो कई बार कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनके नेटवर्थ अच्छी होती है, उनके फिक्स एसेट अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर पाती सारी चीज़ों को रिगन, फिर भी वो क्या रहती है, कई बार वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने करंट लाइबिलिटीज़ को मीट नहीं कर पाती। उनके पास जो भी कैश होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है अपने क्रेडिटर्स को और अपने किसको, बिल्स पेबल को पे करने के लिए। तो ये क्या होती है, हमारी लिक्विडिटी होती है कि मेरी जेब में पैसा कितना पड़ा है। मान लो कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास कई सारी गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, लेकिन मेरी जेब में पैसा है कि नहीं है। आज अगर मैं बाहर खरीदने जाता हूँ कुछ सामान, मान लो मैं दूध खरीदने जाता हूँ, तो मुझे सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। मैं उसको ये नहीं बता सकता कि मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं। वो बोलेगा कोई बात नहीं, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। तो ठीक है, तो इसी तरह बिजनेस में होता है कि हमारी नेटवर्थ कितनी भी हो, हमारी लिक्विडिटी होनी चाहिए, हमारे पास सफिशिएंट कैश और बैंक बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। अब इसका सब, वेदर इट हैज सफिशिएंट करंट असेट टू पे इट्स करंट लाइबिलिटी, वही कि हमारे पास करंट असेट है सफिशिएंट टू पे करंट लाइबिलिटी। अब मैं कहूँगा कि मेरे पास यार मेरी करंट लाइबिलिटी तो 1 लाख है और मुझे मेरे पास है 10,000 रुपीज़, तो मैं क्या पे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं बोलता हूँ मैं 90,000 का लोन ले लूँगा। अरे यही तो है कि हमें लोन नहीं लेना है, हमें बिना लोन लिए ही क्या करना है, अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे करना है। तो वही क्या कहलाती है, हमारी लिक्विडिटी कहलाती है। अब देखो लिक्विडिटी रेशियोज मेनली इंपॉर्टेंट दो तरीके के होते हैं, एक हो गया हमारा करंट रेशियो और एक होता है लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें आता है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब हमारी करंट लाइबिलिटी क्या करंट असेट को हमारी करंट असेट इतनी है कि करंट लाइबिलिटी को मीट कर पाए। और इसका एक जो आइडियल रेशियो दे रखा है, आइडियल रेशियो मतलब जो इंडस्ट्री में जनरली चलता है कि यार इतना रेशियो हो तो ये इस कंपनी को मान सकते हैं कि हाँ इसमें अच्छी लिक्विडिटी है, ये हमारे पैसे कहीं डूबने नहीं वाले। तो उसको आइडियल रेशियो हमारा क्या है, करंट रेशियो 2:1। मतलब अगर हमारी करंट लाइबिलिटी एक है, मान लो हमारे अकाउंट्स और बिल पेबल अगर एक है, तो हमारी करंट एसेट उसके मुकाबले कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मतलब उससे डबल होनी चाहिए। तो देखो हमारे करंट असेट में कौन कौन आ गए, तो हमने 11th में पढ़ाई है कौन कौन से आ गए। जैसे डेटर्स है हमारे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैश आ गया, कैश इक्विवेलेंट आ गया, कैश इक्विवेलेंट में हमारा क्या आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है। ये सब हमारी करंट असेट होगी। और वहीं हमारे करंट लाइबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनअर्नड इनकम है। इसी तरह हमारी क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी। और इनको डिवाइड करूंगा करंट असेट अपन करंट लाइबिलिटी को, तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट रेशियो आ जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल देते हैं, जो कि क्या कहता है कि लिक्विड, सेकंड टाइप देखते हैं रेशियोज का, वो है एक लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या कहता है कि लिक्विड असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। सर हमको पता है करंट लाइबिलिटी क्या होती है, हमको पता है असेट क्या होती है, हमको ये पता है करंट असेट क्या होती है, हमको ये नहीं पता है कि लिक्विड असेट क्या होती है। तो लिक्विड असेट कुछ ही नहीं है, करंट असेट में से दो चीज़ें लेस करनी है और लिक्विड असेट आ जाएगी। मतलब करंट असेट तो हमको बोलता है कि हाँ ठीक है, मान लो मेरे पास है ना 50,000 रुपये हैं, मान लो कि मेरे पास 50,000 है करंट असेट का टोटल मिलाकर, लेकिन उसमें मेरे पास स्टॉक भी है। स्टॉक को हाथों हाथ बेच सकता हूँ क्या? नहीं बेच सकता, एक ही दिन में नहीं बेच सकता। तो हमें और भी लिक्विड चाहिए, तो इसमें स्टॉक हटा दो और एक हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दो। तो देखो करंट असेट के टोटल में से दो चीज़ हटानी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक। अब इनको हटाते हैं, इनके हटाने का रीज़न समझना चाहिए। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, मान लो कि कोई मेरे एक्सपेंसेस है 10,000 के और मैंने उसको 20,000 पे कर दिया, मतलब 10,000 एडवांस में पे कर दिया। अब मुझे वो तो मैंने उसको एज ए असेट रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, आज मैं उससे मांगने जाऊँगा पैसा कि भाई मुझे 10,000 रुपये दे, मुझे सामने पे करने मेरे क्रेडिटर्स को, क्या वो देगा? वो नहीं देगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या हो गए, वो इमीडिएट फंड, मतलब आज नहीं देगा, बोलेगा मैं आपको कल दूंगा, परसों दूंगा या 10 दिन बाद दूंगा, मेरे पास इमीडिएट नहीं है, तो उसको मैं इमीडिएटली कैश में ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो मुझे मेरी ये सबसे लीस्ट लिक्विड एसेट है, मतलब मुझे कुछ टाइम चाहिए इसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को है ना लेस किया जाता है। उसी तरह स्टॉक को लेस किया जाता है, क्योंकि सारा स्टॉक में एक दिन में नहीं बेच सकता। और ये दो चीज़ें लेस होते हैं हमारे, क्या आ जाएगा, लिक्विड असेट। और उसका रेशियो क्या हो जाएगा लिक्विड रेशियो में, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो करंट एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास एक करंट असेट है। करंट असेट में क्या है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, स्टॉक है, और टोटल 50,000 की हमारी क्या होगी, करंट असेट। करंट लाइबिलिटीज देखते हैं, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और टोटल हो गई 20,000 की करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो आ जाएगा करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो और हमने ये रेशियो कैलकुलेट कर दिया 2.5:1। देखो 2.5:1 रेशियो कैलकुलेट कुछ करने से कुछ नहीं होगा, ये तो एक नंबर आया है। अब इसको समझाओगे कैसे, मतलब तुमने तो समझ लिया, अब सामने तुम्हें किसी को समझाना है, ठीक है, तो कैसे समझाओगे कि देखो 2.5:1 मतलब 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी के लिए 2.5 रुपये करंट असेट है।
तो आप ये सुनना, 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी के लिए 2.5 रुपये करंट असेट है, मतलब मेरे पास 1.5 एक्सेस में है। और मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल का आइडियल रेशियो क्या है, इंडस्ट्री का आइडियल रेशियो है 2:1, मतलब आपके 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी के लिए 2 रुपये करंट असेट होनी चाहिए। तो मेरे पास कितनी है, 2.5 है, मतलब मैं इंडस्ट्री से अच्छा हूँ, मतलब मेरे पास क्या है, एक अच्छी लिक्विडिटी है, मेरे पास कभी भी कोई शॉर्टेज नहीं होने वाली किसी भी कैश की। तो कंपनी के अबव आइडियल रेशियो है। सिमिलरली लिक्विड रेशियो हमारे कौन से हो गए, लिक्विड रेशियो हमारे क्या था कि उसमें लिक्विड एसेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो करंट एसेट का टोटल ले लो, उसमें से दो चीज़ें लेस कर दो, कौन कौन सी, प्रीपेड एक्सपेंसेस और कौन सी लेस करनी है अपने को, स्टॉक। तो ये दो चीज़ों को एक बार मैं रेड से मार्क कर लेता हूँ इन दोनों को, ठीक है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस और ये स्टॉक, ये दो चीज़ें जैसे ही मैं लेस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, हमारी करंट लिक्विड असेट। तो लिक्विड असेट आ गई 40,000, और उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, करंट लाइबिलिटी से, जो कि सेम ही थी 20,000 तो 2:1, मतलब इमीडिएट फंड के लिए मेरे पास 2 रुपये हैं। एक 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास अभी भी 2 रुपये पड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, लिक्विड रेशियो। तो ये एक पूरे ओवरव्यू था थोड़े से रेशियोज़ का, जिसमें हमारे लिक्विडिटी रेशियो अपने कवर कर रहे हैं। इसको अपन डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और अगर इस वीडियो, इस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, तो इस मेल आईडी पर आप मेल कर दीजिएगा, मैं आपको। थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट।